हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था अपना आवर्त बीजी पादपों में जनन। इसमें अपना लैंगिक जनन कंप्लीट हो गया था, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन देखेंगे, अपन ने डिफरेंस किया था अलैंगिक और लैंगिक जनन में। अलैंगिक में एक ही जनक की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जनन का वो प्रकार है जिसमें दो भिन्न युग्मकों अर्थात नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन से द्विगुणित युग्मनज जायगोट का निर्माण होता है और उससे नई संतति का विकास होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। जनन का वह प्रकार जिसमें दो भिन्न युग्मक मीन्स नर व मादा युग्मक, नर व मादा युग्मक के संयुग्मन से, तो इन दोनों के संयुग्मन से क्या बनेगा, पहले द्विगुणित युग्मनज के संयुग्मन से द्विगुणित युग्मनज इसी को बोलते हैं हम जाइगोट का निर्माण होता है। का निर्माण होता है जिससे नई संतति का विकास होता है। जिससे नई संतति का विकास होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है। तो ये डेफिनेशन थी लैंगिक जनन की, कि जनन का वह प्रकार जिसमें दो भिन्न युग्मकों अर्थात नर व मादा युग्मक के संयुग्मन से द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है और इसी जाइगोट से नई संतति का विकास होता है या निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पुष्प के द्वारा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, आवर्त बीजी पादपों में आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा होता है। पुष्प के द्वारा होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन समझने से पहले हमें पहले एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ।
देखो ये इसको बोलेंगे हम पुष्परुसंधि या मात्रक्स, यानी कि पुष्प जिस स्थान से लगा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं अपन, परुसंधि या मात्रक्स। ये है अपना पुष्पवृंत और यहाँ पाए जाते हैं सपत्र। ठीक है, और यहाँ होते हैं बाह्य दल। एक क्या है, बाह्य दल। ठीक है, ये है दल और इनको बोलते हैं परागकोश और ये पूतंतु। पूतंतु तो परागकोश और पूतंतु इन दोनों को मिला के बोलेंगे हम पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। अब देखो ये जो जायांग वाला भाग है ये वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये है अंडाशय। इन तीनों को मिला के बोलते हैं हम स्त्री केसर। स्त्री केसर यानी कि पुंकेसर में दो चीजें होती है, परागकोश और पूतंतु, और स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, ये बाह्य दल हो गए, सपत्र हो गए। ये अंडाशय, अंडाशय से ये जो लंबी संरचना निकल रही है ये वर्तिका है, और इस वर्तिका का जो ऊपरी फूला हुआ भाग होता है ये वर्तिकाग्र कहलाता है। इसके बारे में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो हम एक एक करके अब इसकी आगे बढ़ते हैं।
तो देखो जो ये पुष्प होता है, एक वैज्ञानिक था गोथे। गोथे नामक वैज्ञानिक ने पुष्प को रूपांतरित प्ररो नाम दिया। रूपांतरित प्ररो, मॉडिफाइड स्टेम। रूपांतरित प्ररो नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि जिस प्रकार तने में पर्वसंधियां पाई जाती है, उसी प्रकार पुष्प में भी पर्वसंधियां पाई जाती है। जिस प्रकार तने में पर्वसंधियां पाई जाती है, उसी प्रकार पुष्प में भी पर्वसंधि पाई जाती है। पर्वसंधि पाई जाती है। इसके अलावा देखो दूसरी चीज, जिस प्रकार प्ररो या तने पर पर्ण होती है, उसी प्रकार पुष्प में भी पर्ण के समान बाह्य दल और दल पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पर्ण के समान बाह्य दल व दल भी पाए जाते हैं। बाह्य दल पुंज व दल पुंज पाए जाते हैं। दली लिख दो, बाह्य दल व दल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि पुष्प को रूपांतरित प्ररो किसने कहा? गोथे नामक वैज्ञानिक ने। क्यों कहा? इसके पीछे रीजन है कि जिस प्रकार तने में पर्वसंधियां होती है, उसी प्रकार पुष्प में भी पर्वसंधि होती है, और इसमें पर्ण के समान दिखने वाली संरचनाएं बाह्य दल और दल पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो पुष्प में दो प्रकार के चक्र होते हैं, अनुर्वर और उर्वर। ठीक है, फर्टाइल एंड अनफर्टाइल। यानी कि उर्वर तो उन्हें कहेंगे जो जनन करने में सक्षम होते हैं, और बंदे किन्हें कहेंगे? जो जनन करने में सक्षम नहीं होते। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं, पुष्प में अनउर्वर मीन्स बंदे, तथा उर्वर मीन्स जनन करने में सक्षम चक्र पाए जाते हैं। तो पुष्प में दो प्रकार के चक्र होते हैं, एक तो अनुर्वर और एक दूसरे प्रकार के उर्वर। जो अनुर्वर चक्र होते हैं वो एक तो बाह्य दल और एक दल, इनको हम क्या कहते हैं? अनुर्वर चक्र कहते हैं। ये केवल जनन में सहायता करते हैं, लेकिन जनन करने में सक्षम नहीं होते। तो और जो उर्वर चक्र होते हैं वो एक तो पुमंग होता है और एक जायांग होता है। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं, अनुर्वर चक्र के रूप में अनुर्वर चक्र के रूप में
बाह्य दल व दल तथा उर्वर चक्र के रूप में पुमंग व जायांग पाए जाते हैं। पुमंग व जायांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पुष्प में दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, अनुर्वर और उर्वर। तो अनुर्वर चक्र कौन से हैं? बाह्य दल व दल। उर्वर या फर्टाइल चक्र कौन से हैं? पुमंग व जायांग। ठीक है, अर्थात जो बाह्य दल वो दल होते हैं वो जनन करने में सक्षम नहीं होते और पुमंग व जायांग लैंगिक जनन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन देख ली कि जनन का वो प्रकार जिसमें दो भिन्न प्रकार के युग्मकों के संयुग्मन से क्या होता है। सबसे पहले तो बनता है युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है जिससे नई संतति का विकास होता है। इस प्रकार का जनन लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, और जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें जो लैंगिक जननांग या मुख्य लैंगिक जननांग वो क्या है? पुष्प होता है, यानी कि इनमें पुष्प के द्वारा लैंगिक जनन होता है। गोथे नामक वैज्ञानिक ने पुष्प को एक रूपांतरित प्ररोह का नाम दिया। इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि जिस प्रकार तने में परुसंधियां पाई जाती है उसी प्रकार पुष्प में भी परुसंधि पाई जाती है। ठीक है, और इस पुष्प में पर्ण के समान जो संरचनाएं होती है बाह्य दल और दल पाए जाते हैं, इसीलिए इसने पुष्प को रूपांतरित प्ररोह का नाम दिया। पुष्प में दो प्रकार के चक्र होते हैं, उर्वर और अनुर्वर। अनुर्वर चक्र कौन से हैं? दल और बाह्य दल। उर्वर चक्र कौन से हैं? ये वाला जो पुंकेसर, परागकोश, पूतंतु, ये पुमंग और जायांग। ठीक है, जायांग की एक इकाई स्त्री केसर कहलाती है और पुमंग की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। ठीक है, अब इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, इन चक्रों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। कौन से चक्र? ये जो चार चक्र हो गए, दो तो उर्वर और दो अनुर्वर। एक तो पूर्ण पुष्प और एक अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे? कि जब पुष्प में चारों चक्र पाए जाते हैं, सभी चक्र पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्प को कहते हैं अपन पूर्ण पुष्प। और जब पुष्प में कोई भी एक चक्र अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, तो उसे हम अपूर्ण पुष्प कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिखूंगा मैं। पुष्प को बीजाणु पर्णधारी रूपांतरित प्ररोह भी कहते हैं। रूपांतरित प्ररोह भी कहते हैं क्योंकि इसमें पुमंग व जायांग पाए जाते हैं। तो बीजाणु पर्णधारी रूपांतरित प्ररोह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पुमंग व जायांग पाए जाते हैं। पुमंग व जायांग पाए जाते हैं। ठीक है, पुष्प को बीजाणु पर्णधारी रूपांतरित प्ररोह भी कहते हैं क्योंकि इसमें पुमंग व जायांग पाए जाते हैं। अब चर्चा करेंगे अपन पूर्ण पुष्प क्या होता है और अपूर्ण पुष्प क्या होता है। देखो, जिस पुष्प में सभी चक्र पाए जाते हैं, सभी चक्र से मतलब बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग, तो उसे कहेंगे हम पूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लावर। और जिस पुष्प में चारों चक्रों में से कोई भी एक चक्र अगर एब्सेंट होता है तो इस प्रकार के पुष्प को कहेंगे अपन
अपूर्ण पुष्प या अनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूं मैं पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प जब पुष्प में चारों चक्र उपस्थित होते हैं। चारों चक्र मीन्स दो तो अनुर्वर, इट मीन्स बाह्य दल और दल, और दो उर्वर, पुमंग और जायांग। ठीक है, जब पुष्प में चारों चक्र उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प को या ऐसे पुष्प को पूर्ण पुष्प कहते हैं। पूर्ण पुष्प कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मटर और सरसों। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो क्या लिखोगे आप कि जब पुष्प में चारों चक्र मीन्स 2 अनुर्वर बाह्य दल और 2 उर्वर पुमंग और जायांग। अगर ये चारों चक्र पुष्प में उपस्थित हैं तो ऐसे पुष्प को कहेंगे हम पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर। एग्जाम्पल क्या है, मटर एंड सरसों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपूर्ण पुष्प। जब पुष्प में कोई भी एक चक्र अनुपस्थित होता है, जब पुष्प में कोई भी एक चक्र अनुपस्थित होता है तो उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। तो उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है लौकी, पपीता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है कि अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, या पूछ सकता है कि पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं। उदाहरण ध्यान रखना है, पूर्ण पुष्प का उदाहरण है मटर और सरसों, और अपूर्ण पुष्प का उदाहरण है लौकी और पपीता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम पुष्पवृंत। देखो, पुष्पवृंत किसे कहेंगे, पुष्प जिस वृंत के द्वारा शाखा के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, पुष्पवृंत। और इसका जो फूला हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन। ये जो भाग है इसको नाम देते हैं हम पुष्पासन। और इसी पुष्पासन पर पुष्प के चारों चक्र पाए जाते हैं। ठीक है, पुष्पवृंत देखो, पुष्प शाखा के साथ जिस वृंत के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है उसे पुष्पवृंत कहते हैं।
और इस पुष्पवृंत का जो फूला हुआ भाग होता है ये पुष्पवृंत है, और इसका जो फूला हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है, थैलेमस। और इस पुष्पवृंत का फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन कहलाता है। क्या कहलाता है? पुष्पासन। और इस पुष्पासन पर पुष्प के चारों चक्र लगे हुए रहते हैं, जिस पर पुष्प के चारों चक्र लगे हुए रहते हैं, लगे हुए होते हैं या रहते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो पुष्पवृंत क्या होता है कि पुष्प जिस वृंत के द्वारा शाखा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये शाखा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। और इस पुष्पवृंत का जो ऊपरी भाग होता है ये फूला हुआ होता है, और इस फूले हुए भाग को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। और इसी पुष्पासन पर पुष्प के चारों चक्र अर्थात बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग लगे हुए होते हैं या स्थित होते हैं। ठीक है, तो अभी इन्हें पढ़ेंगे हम भाई कौन कौन से चारों चक्र होते हैं। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो हमने पढ़ा कि पुष्प को बीजाणु पर्णधारी रूपांतरित प्ररोभी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पुमंग और जायांग पाए जाते हैं। ठीक है, फिर पढ़ा हमने पूर्ण अपूर्ण पुष्प। क्या होता है पूर्ण पुष्प? पुष्प का वो प्रकार या जिस पुष्प में चारों चक्र पाए जाते हैं वो कहलाएगा पूर्ण पुष्प, जैसे कि मटर और सरसों का पुष्प। फिर पढ़ा हमने अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प क्या होता है कि जिस पुष्प में कोई भी अगर एक चक्र अनुपस्थित है तो ऐसे पुष्प को अपूर्ण पुष्प कहते हैं, जैसे कि लौकी और पपीता में अपूर्ण पुष्प पाए जाते हैं। फिर पुष्पवृंत के बारे में देखा कि पुष्प जिस वृंत के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। और इसका फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है। और इसी पुष्पासन पर पुष्प के चारों चक्र स्थित होते हैं या लगे हुए होते हैं, जो निम्न प्रकार है। तो देखो, ये पुष्पासन और इस पे चारों चक्र लगे हुए रहेंगे। पहले तो है देखो सहायक चक्र। सहायक चक्र, ठीक है, सहायक चक्र में दो आएंगे अपने, एक तो बाह्य दल कैलिक्स और एक है दल। बाह्य दल बोलो या इनको अंकुड़ी, और इन्हें बोलते हैं दल या पंखुड़ी। दल या पंखुड़ी कोरोला। ठीक है, अब देखो ये जो बाह्य दल होता है इसके बारे में दो तीन चीजें लिखेंगे। सबसे बाह्यतम चक्र, पुष्प के जो चार चक्र होते हैं उनमें सबसे बाह्यतम चक्र क्या कहलाता है? बाह्य दल। सबसे बाह्यतम चक्र, ठीक है। रंग कैसा होता है?
रंग हरा, तो हरा रंग होगा तो कैसा होगा ये, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि हरे रंग के कारण इनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी। और इसकी जो एक इकाई कहलाती है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? बाह्य दल। ऐसे तो बोलेंगे इसको बाह्य दलपुंज और दलपुंज। इकाई पुंज लगा देना यहाँ पर, दलपुंज। ठीक है, इकाई, एक इकाई को बोलेंगे इसकी को बाह्य दल। ठीक है, इधर आ जाओ दल पे। देखो रंग बिरंगे होते हैं ये। कैसे होते हैं? रंग बिरंगा। काम क्या है इनका? रंग बिरंगे होने के कारण ये कीटों को आकर्षित करते हैं और परागण क्रिया में सहायक होते हैं। कीटों को आकर्षित करना, आकर्षित करना। ठीक है, सहायक चक्र बोल दो या इनको अनुर्वर भी बोल सकते हैं अपन। तो 4 चक्रों में से 2 भागों में बांटा अपन ने। सहायक चक्र, सहायक चक्र में 2 है, एक तो बाह्य दल और दल। ठीक है, बाह्य दल पुंज को हम अंकुड़ी, कैलिक्स आदि नामों से जानते हैं। बाह्य दल पुंज पुष्प का सबसे बाह्यतम चक्र होता है, रंग हरा होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है और इसकी जो एक इकाई है वो बाह्य दल कहलाती है। दूसरा चक्र है, और सहायक चक्र का दूसरा चक्र कौन सा है? दल या पंखुड़ी दलपुंज। ठीक है, रंग बिरंगे होते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं और इनकी एक इकाई को क्या बोलते हैं? दल। दल। ठीक है, अब सहायक चक्र हो गया, अब है आवश्यक चक्र। ठीक है, तो यही बता देता हूं मैं। उसके जो दूसरे प्रकार का चक्र है वो क्या है? आवश्यक चक्र। और आवश्यक चक्र में क्या आता है? आवश्यक बोल दो या उर्वर चक्र। आवश्यक या उर्वर चक्र, इसमें भी 2 भाग होंगे, पुमंग जायांग। ठीक है, पुमंग जायांग, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, इसको बोलते हैं जायांग को इंग्लिश में गाइनोसियम। ठीक है, ये होता है नर जनन चक्र। पुमंग क्या होता है? पुष्प का नर जनन चक्र। नर जनन चक्र। और जो जायांग होता है ये होता है पुष्प का मादा जनन चक्र। ठीक है, इस पुमंग की एक इकाई जो होती है वो कहलाती है पुंकेसर। इकाई क्या होती है इसकी? पुंकेसर। ठीक है, इसी प्रकार जायांग की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या वो जायांग बोल दो, इसको अंडप बोल दो या इसको कार्पल भी बोल देते हैं, या कार्पल, कार्पल। ठीक है, तो मादा जनन चक्र की या जायांग की जो इकाई होती है वो कहलाती है स्त्री केसर। स्त्री केसर। ठीक है, देखो ये
जैसे छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ये परागकोश, और ये है इसका पूतंतु। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर। तो पुंकेसर किस किस से मिलके बना होता है? परागकोश और पूतंतु से। इसी प्रकार जो स्त्री केसर होता है, इसके भी 3 भाग होते हैं। ये नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय, ये वर्तिका, और इसी वर्तिका का जो ऊपरी फूला हुआ भाग होता है वो कहलाता है वर्तिकाग्र। ठीक है, और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। तो एक स्त्री केसर में कितनी संरचनाएं होती है? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इसी प्रकार पुंकेसर में पूतंतु और परागकोश। ठीक है, तो ये थे पुष्प के आवश्यक और सहायक चक्र। सहायक चक्र में क्या पढ़ा अपन ने? बाह्य दल और दल। बाह्य दल पुष्प का सबसे बाह्यतम चक्र होता है, हरे रंग के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और इनकी एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। दूसरा जो सहायक चक्र था, दल रंग बिरंगे होते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं, और इसकी एक इकाई दल कहलाती है। फिर देखा हमने पुष्प के सहायक या उर्वर चक्र, पुमंग और जायाम। ठीक है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, पुमंग को हम नर जनन चक्र भी बोलते हैं। नर जनन चक्र की एक इकाई पुंकेसर कहलाती है, जो पूतंतु और परागकोश के मिलने से बनती है। दूसरा जायांग, ठीक है, मादा जनन चक्र, इसकी एक इकाई स्त्री केसर कहलाती है, जो 3 भागों के मिलने से बनती है, अंडाशय और वर्तिका एंड वर्तिकाग्र। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।